नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने वर्ष कुंडली के ऊपर अपना 5 वीडियोस बना करके पोस्ट किए हैं। ये अभी तक हमने जितना भी बात करी है वो कुंडली निर्माण के ऊपर और ग्रहों को बैठाने के ऊपर बात करी है, दृष्टि की बात करी है, दीप्तांश की बात करी है। आज हम 16 प्रकार के योग जो वर्ष कुंडली में दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। वर्ष कुंडली में 16 प्रकार के योग दिए गए हैं, उनमें से स्टार्टिंग हम करते हैं इकबाल योग से। इकबाल योग के पहले हम ये बता दें कि जितने भी ये योग हैं इन सारे योगों का प्रयोग हम प्रश्न कुंडली की विवेचना के दौरान भी कर सकते हैं। इन योगों का प्रयोग वर्ष कुंडली में भी किया जा सकता है। वर्ष कुंडली के अलावा प्रश्न कुंडली में भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम सबसे पहला योग है इकबाल योग। इकबाल योग क्या कहता है? कोई ग्रह किसी वर्ष कुंडली में केंद्र में बैठे हों, यानी केंद्र 1, 4, 7, 10, इन स्थानों को हम केंद्र कहते हैं। वर्ष कुंडली के निर्माण के समय सारे ग्रह इसमें या पण पर अर्थात केंद्र से दूसरा ग्रह 2, 5, 8, 11 केंद्र या पणपर में सारे ग्रह हों तो वह इकबाल योग कहलाता है। यह इकबाल योग वर्ष कुंडली में शुभ योग माना गया है। यह समृद्धि का द्योतक है, तरक्की का द्योतक है, धन धान्य का द्योतक है, सम्मान का द्योतक है। जिस वर्ष व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह इन स्थानों पर हों तो वह वर्ष उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक शुभ वर्ष कहलाएगा। इस प्रकार हमने पहला योग समझा इकबाल योग। दूसरा इंदुवार योग होता है। इंदुवार योग अपोक्लिम स्थान पर जब किसी वर्ष कुंडली में सारे ग्रह अपोक्लिम स्थान अर्थात केंद्र से तीसरा स्थान, ये एक, यहां से तीसरा ये, यहां से तीसरा केंद्र से ये और ये, अर्थात 3, 6, 8, 12 ये अपोक्लिम स्थान है। इनमें सारे ग्रह होंगे तो वह योग इंदुवार योग कहलाएगा। इंदुवार योग शुभ योग नहीं माना जाता है। इस ऐसी स्थिति में उस वर्ष जातक को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, व्यवधान उत्पन्न होते हैं, हानि का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार ये 2 योग प्रमुखता दिए गए हैं, एक शुभ और एक अशुभ। इकबाल योग क्या था? केंद्र और पणपर अर्थात 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 केंद्र बराबर 1, 4, 7, 10, पणपर बराबर 2, 5, 8, 11, अपोक्लेम बराबर 3, 6, 9, 12। ये 2 इकबाल योग में प्रयोग हो रहा है और अपोक्लिम का इंदुवार
योग में प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार ये दो योग हम कुंडली में देख सकते हैं और इन योगों का प्रयोग हम प्रश्न कुंडली में भी कर सकते हैं। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब हम इत्थशाला योग, तीसरे नंबर के इत्थशाला योग की बात करेंगे। अब हम इत्थशाला योग की बात करते हैं। इत्थशाला योग क्या होता है? इत्थशाला योग में मुख्यतः 3 बिंदु हैं जिनको हमें पहले समझ लेना चाहिए। इत्थशाला योग में पहला है दृष्टि, दूसरा है दीप्तांश और तीसरा है मंदगामी ग्रह के अंश अधिक तीव्र गामी ग्रह के अंश कम। ये 3 बिंदु हैं जिनके ऊपर इत्थशाला योग बना है। दृष्टि के संबंध में हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। मित्र दृष्टि में प्रत्यक्ष और गुप्त, शत्रु दृष्टि प्रत्यक्ष और गुप्त। तीसरी समदृष्टि, इसमें समदृष्टि का कंसिडरेशन नहीं करेंगे। दृष्टि हम यहां हमने लिखी है प्रत्यक्ष दृष्टि 5 और 9, गुप्त दृष्टि 3 और 6, ये 3 और 11 ये मित्र दृष्टि है। शत्रु दृष्टि में प्रत्यक्ष दृष्टि 1 और 7, गुप्त में 4 और 10। ये दृष्टि शत्रु या मित्र ग्रह की दृष्टि इत्थशाला योग पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभाव नहीं देती है। इस बात को समझना जरूरी है कि यदि शुभ ग्रह के बीच दृष्टि संबंध हो, दीप्तांश हो और मंद गति ग्रह आगे और तीव्र गति ग्रह पीछे है, तो वह शुभ इत्थशाला योग बनेगा। ग्रहों के कार्यकत्व के हिसाब से ही उसका प्रभाव का आकलन होगा। उदाहरण एक लेते हैं। मान लेते हैं मंगल यहां है और मंगल 12 डिग्री पर, शनि 18 डिग्री पर यहां है। यहां पर दोनों के बीच युति संबंध है। सूर्य 8 डिग्री पर यहां है। सूर्य और इन दोनों ग्रहों के आपस में दृष्टि संबंध है। ये 4 और 10 का दृष्टि संबंध है, तो यहां पे दृष्टि संबंध पहला स्थापित हो जाता है सूर्य और मंगल या सूर्य शनि के बीच। पहला पॉइंट तो दृष्टि का यहां से समझ में आया। अगर यहां शुक्र है तो शुक्र से कोई भी दृष्टि संबंध नहीं बन रहा। दीप्तांश के लिए जो दीप्तांश का चार्ट है उसको हमने दीप्तांश की गणना के विषय में बताया था कि सूर्य और मंगल के दोनों के बीच अगर हमें दीप्तांश देखना है तो हम क्या करेंगे, सूर्य की 15 डिग्री और मंगल की 8 डिग्री दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने पे 23 बनता है। 23 को यदि हम हाफ कर दें
तो 11.5 डिग्री होता है। अगर मंगल और सूर्य के बीच डिग्री का डिफरेंस 11 डिग्री 3 मिनट का यदि है से कम है तो दोनों के बीच दीप्तांश माना जाएगा। यहां पर डिफरेंस खाली 4 डिग्री का है, अतः सूर्य और मंगल के बीच दीप्तांश मौजूद है। अब हम यही शनि के साथ देखते हैं, तो 15 और 9 मिला के 24 होता है। 24 का हाफ 12, यहां पर 8 डिग्री है और यहां पे 18 डिग्री है, अतः सूर्य और शनि के बीच भी दीप्तांश बनता है। यहां हम गुरु को ले लेते हैं। गुरु को हम यहां मान लेते हैं। शुक्र की डिग्री हमने 7 ले ली या 5 डिग्री ले लेते हैं, और गुरु की हम 25 डिग्री ले लेते हैं। तो क्या यहां पर पहली बात, दृष्टि का दोनों का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक दूसरे से 9 और 5 है, अतः प्रत्यक्ष दृष्टि यहां बन रही है। दृष्टि का पहला यहां पूरा हो जाता है। दीप्तांश के लिए हम दोनों के बीच के ग्रहों को मध्य देखेंगे, कितने का डिफरेंस है। शुक्र 7 डिग्री है और गुरु 9 डिग्री है। 7 और 9 16, दोनों के 16 डिग्री का डिफरेंस है, अर्थात हाफ करने पर 8 डिग्री का डिफरेंस आता है। जबकि हम यहां पे देखेंगे दोनों के बीच 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, अतः इन दोनों के बीच दीप्तांश नहीं है। अब शुक्र मंदगामी ग्रह है, गुरु शुक्र तीव्रगामी ग्रह है, जिसके अंश कम है, गुरु के अंश ज्यादा है। तो यहां पर इस बात को भी समझने की जरूरत है। सूर्य तीव्रगामी ग्रह है, मंगल और शनि सूर्य से स्लो चलते हैं। यहां पर सूर्य तीव्रगामी है और मंगल और शनि मंदगामी ग्रह है, अतः यहां पर इत्शाला योग सूर्य मंगल सूर्य और शनि के बीच बन रहा है। शुक्र और गुरु के बीच इत्शाला योग इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसमें दीप्तांश की परिधि में नहीं आते। इस प्रकार ये इत्शाला योग बनता है। इत्शाला योग शुभ योग माना जाता है। किसी कार्य के होने, समृद्धि के होने, कार्य के सफलतापूर्वक होने का, सम्मान का आदि का द्योतक है। अब इसमें 3 पार्ट हैं। पहला एक वर्तमान, पूर्ण और भविष्यत। इन तीनों को समझने के लिए ये जो हमने अभी समझा, ये पूरा वर्तमान इत्शाला योग था। पूर्ण इत्शाला योग तब घटित होता जब इन दोनों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता, अर्थात सूर्य 11 डिग्री पर होता तो मंगल और सूर्य के बीच पूर्ण इत्शाला योग कहलाता। अर्थात पूर्ण इत्शाला योग तभी माना जाएगा जब 2 ग्रहों के बीच खाली 1 या उससे कम डिग्री का अंतर हो। अब हम बात करते हैं भविष्य की। गुरु यहां 29 डिग्री हो, अर्थात राशियांत पे हो, जहां राशि समाप्त होती है। राशि 30 डिग्री पे समाप्त हो जाती है, उसके बिल्कुल आखिरी छोर पर गुरु मौजूद है। और
शनि शनि यहां हो और 5 डिग्री पर हो, तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच 6 डिग्री का अंतर है। और यहां के हिसाब से अगर हम देखें तो 9 और 9 18 यानी कि 9 डिग्री का डिफरेंस मैक्सिमम हो सकता है। दीप्तांश 9 डिग्री तक जा सकता है। यहां पर इन दोनों के बीच 6 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन ये द्वितीय भाव में है और गुरु लग्न में है। गुरु तीव्रगामी यहां कहलाएंगे और शनि मंदगामी ग्रह है। ये भविष्यत इतशाला योग है। जैसे ही गुरु 1 डिग्री से ऊपर चल करके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, ये भविष्य का इतशाला योग बन जाएगा। ऐसे योग भी आगे भविष्य में, भविष्य 1 साल का भविष्य हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इतशाला योग में जब भविष्यत योग होता है तो ये मान लिया जाता है कि इसका प्रभाव जो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी प्रभाव हो, वो हमको 6 महीने के बाद से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार वर्तमान इतशाला योग अर्थात जहां पे जिस समय से, जिस वर्ष के प्रारंभ से बन रहा है, वो पूरे वर्ष हमको प्रभाव देता रहेगा। पूर्ण इतशाला योग वर्तमान योग से आगे बढ़ करके ज्यादा हमको प्रभाव देगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। भविष्य प्रभाव का इतशाला योग 6 महीने बाद से हमारे ऊपर प्रभावित होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब बात आती है वक्री ग्रह की। अब यहां पे मान लें यदि ये गुरु वक्री हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? ये शनि के पास नहीं जा रहे। शीघ्रगामी ग्रह मंदगामी ग्रह के पास तेजी से आगे नजदीक तक बढ़ता है, इसलिए इफेक्टिव होता है। यहां पर गुरु वक्री हो जाने से गुरु जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता जाएगा, ये शनि से और दूरी बढ़ाते चले जाएंगे। इस प्रकार हम यहां वक्री ग्रह को समझेंगे। अब ये इतशाला योग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच दूरी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। इसी प्रकार हम वक्री ग्रहों को देखते हैं। प्रश्न आता है कि अगर दोनों ग्रह वक्री हो जाए तो? दोनों ग्रह वक्री हो जाने से क्या होगा? यहां पे शनि भी वक्री होगा, तो क्या हुआ? तीव्रगामी ग्रह आगे है, मंदगामी ग्रह पीछे है, इतशाला योग ही नहीं बनेगा। वक्री ग्रह से यदि शनि यहां होते और वक्री हो जाते तो आप कहते कि साहब गुरु वक्री जो है शनि के पास जा रहे हैं, तो इतशाला योग बनेगा। इतशाला योग बनेगा, लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव नहीं देखा जाता। वक्री ग्रहों का इतशाला योग प्रभावहीन ही होता है। इस प्रकार हमने वक्री ग्रह का भी जिक्र कर लिया। इन योगों को समझने और देखने के लिए वर्ष कुंडली में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इसराफ योग। इसराफ योग एक इतशाला योग का विपरीत होता है। दृष्टि संबंध होना चाहिए, दीप्तांश होना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसी होनी चाहिए। सूर्य अगर 11 डिग्री है और गुरु यहां पर 9 डिग्री हो जाए, यानी ये उल्टा पुल्टा हो जाए। मंदगामी ग्रह के अंश कम हो और सूर्य तेजगामी तीव्रगामी ग्रह के अंश अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में इसराफ योग बन जाता है। इस प्रकार हमने कुछ योगों की
विवेचना करी है। अगले वीडियोस में हम इसके आगे के युगों का विवेचना करेंगे। धन्यवाद।